अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एमएफसी इनसाइडर। इस वीडियो में हम ट्रेंड को मार्क करना सीखेंगे, यानी ट्रेंड मैपिंग या स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में हम ये डिटेल से सीखेंगे। ये वीडियो कंप्लीट देख लेने के बाद आप स्ट्रक्चर मैपिंग के मास्टर हो जाएंगे और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं करेंगे और आप हमेशा इस मार्केट से प्रॉफिट बनाएंगे अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं और आप अपना रिस्क मैनेज करके चलते हैं और आप अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल रखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी कॉपी ट्रेडिंग सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि जब भी मैं अपने अकाउंट पे ट्रेड करूं सेम वही ट्रेड आपके अकाउंट पर भी ओपन हो और आपके अकाउंट पे भी प्रॉफिट बनता रहे, तो इसके लिए आप हमारी कॉपी ट्रेडिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी कॉपी ट्रेडिंग के रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये डिटेल से बताया है कि एक कॉपी ट्रेडिंग सर्विस क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, इसमें आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और आप हमारी कॉपी ट्रेडिंग सर्विस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग की डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस और सिग्नल्स शेयर करता रहता हूं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इससे फायदा उठा सकते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आपको इन 6 चीजों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 पे है कंफर्म हाइज और कंफर्म लोज। ये क्या होते हैं, यानी कि आपको हाइज और लोज का तो पता होगा, लेकिन जो कंफर्म है, कंफर्म हाइज कौन से होते हैं और कंफर्म लोज क्या होते हैं। क्योंकि जब आपको कंफर्म लोज और कंफर्म हाइज का नहीं पता होगा तो आप कभी भी ट्रेंड की मैपिंग नहीं कर सकते। तो नंबर 2 पे है कि वैलिड रिट्रेसमेंट। आप में से बहुत से लोग रिट्रेसमेंट को तो जानते होंगे कि एक रिट्रेसमेंट क्या होती है, लेकिन वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है ये आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। नंबर 3 पे है कि विक और बॉडी क्लोजिंग, यानी कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी जगह का अगर ब्रेकआउट देखना हो तो विक के साथ हो जाए तो क्या वो ब्रेकआउट होगा, या बॉडी के साथ क्लोजिंग हो तो वो क्या वो वैलिड होगी। तो इस चीज़ को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे है कि चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। नंबर 5 पे है कि डीप पुल बैक क्या होता है और नंबर 6 पे है कि ट्रेंड अलाइनमेंट क्या होती है, यानी कि आपने ट्रेंड को अलाइन करते हुए अपनी एंट्री कैसे प्लान करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं कि कंफर्म हाइज और कंफर्म लोज क्या होते हैं और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जब भी मूव करेगी तो मार्केट के मूव करने की जो है वो 3 सिनेरियोज हैं। नंबर 1 पे है बाइंग ट्रेंड या अप ट्रेंड, या इसको आप बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। और नंबर 2 पे है बीरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या सेलिंग का ट्रेंड। और नंबर 3 पे है रेंज या साइडवेज मूवमेंट। तो आपने रेंज को अवॉइड करना होता है, तो कोशिश करें जब भी कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करें। लेकिन कुछ लोग स्कैल्पिंग करते हैं, यानी कि ये एक रेंज है, तो यहाँ पे अगर आपको सेटअप मिल जाता है बाइंग का तो यहाँ से आप शॉर्ट टर्म बाइंग कर लें, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट कर दें टॉप से फिर सेलिंग करें और यहाँ बॉटम पे आके अपनी जो है प्रॉफिट टेकिंग कर लें। तो मार्केट इन 3 सिनेरियोज के हिसाब से चलती है। तो बुलिश ट्रेंड में या अप ट्रेंड में जब भी आपने कोई अपनी एंट्री प्लान करनी होती है तो सबसे जो क्वालिटी वाली ट्रेड होती है वो आपका ये जो लो है कंफर्म लो, इस जगह से मार्केट ऐसे नीचे आए और यहाँ से आपको कोई एंट्री दे तो आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर आपका ये कंफर्म लो है तो यहाँ से इस जगह से प्राइस ब्रेक कर जाए, यानी कि यहाँ से नीचे आए और इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रेंड है वो सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसके बाद आपने बाइंग की एंट्री प्लान्स नहीं करनी होती, इसके बाद आपने सेलिंग की कोई एंट्री देखनी होती है। और जो सेलिंग का ट्रेंड होता है उसमें आपने अपना जो कंफर्म हाई है उसके पास जब मार्केट आए तो वहाँ से आपने अपनी सेल की एंट्री प्लान करनी होती है। तो ये हाइज या लोज ये आगे मूव करते रहते हैं जैसे जैसे प्राइस मूव करती है। तो जब भी आपका जो लास्ट वैलिड कंफर्म हाई होगा या कंफर्म लो होगा, वहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है। तो सेलिंग के ट्रेंड में आपका जो हाई है, कंफर्म हाई, आपने इसको मार्क करना है और आपने यहाँ से एंट्री प्लान करनी है। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेंड हमें सिखाया जाता है
उस हिसाब से कभी भी मार्केट मूव नहीं करती। और आपने मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि ट्रेंड इतना सिंपल और सादा हो कि बाइंग का ट्रेंड इस तरह जा रहा हो और सेलिंग का ट्रेंड इस तरह स्मूथली नीचे आ रहा हो। मार्केट में जो ट्रेंड होता है वो कुछ इस तरह चल रहा होता है। तो इस जगह पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारा ये लो था, क्या ये हमारा कंफर्म लो है, या क्या ये वाला हमारा कंफर्म लो होगा। तो यहाँ पे हम जो गलती करते हैं वो ये होती है कि इस जगह पे अभी तक हमारा जो कंफर्म लो है ना, वो ये वाला पॉइंट है। तो हम ये गलती करते हैं कि हम इस पॉइंट को अपना लो समझ लेते हैं, तो यहाँ से हम अपनी बाइंग की एंट्री प्लान करते हैं। जब ये जगह ब्रेक कर देती है प्राइस, तो हम ये समझते हैं कि इस लो से नीचे हमारी प्राइस ने क्लोज कर दिया है। तो अब हम जो सेलिंग की एंट्री प्लान करेंगे और जो हमारा ट्रेंड है वो सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से हम अपनी सेलिंग प्लान करने लग जाते हैं और सेलिंग की एंट्रीज फाइंड करते रहते हैं। जबकि ये जो पॉइंट है ये हमारा कंफर्म लो होता है, जहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है। तो यहाँ से प्राइस नीचे मूव करती है कुछ इस तरह, और यहाँ से मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से हम बाइंग के डायरेक्शन में बैठे थे, लेकिन हमने यहाँ से अपना एंट्री प्लान की और यहाँ से सेटअप फेल हो गया। तो हमने समझा कि हमारा जो ट्रेंड है वो सेलिंग में शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ से हम जब सेलिंग में एंटर हुए तो मार्केट ने अपना जो कंफर्म लो था उसको टैप किया और अपना जो ट्रेंड है वो बाइंग की तरफ कंटिन्यू कर दिया। तो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए सबसे अहम पॉइंट ये है कि हम अपने कंफर्म लोज और कंफर्म हाइज को अच्छी तरह जानते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे दूसरी बात ये कि हमें हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज और लोअर लोज, इन चीज़ों में हमें इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है कि हम जो रियल स्ट्रक्चर मैपिंग है या ट्रेंड मैपिंग है वो नहीं कर पाते। हम इन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं आते कि कौन सा हमारा हायर हाई है और कौन सा हमारा हायर लो है, कौन सा लोअर हाई है और कौन सा लोअर लो है। तो मैं आपको सिंपल और सादा अल्फाज में बताता हूँ कि जब भी आपका बुलिश ट्रेंड होगा ना, जब भी आपका बाय का ट्रेंड होगा, आपने उसमें सिर्फ अपना जो कंफर्म लो है ना, वो अपना आपने कंफर्म लो फाइंड करना है। हाई से आपको कोई वास्ता नहीं है। यानी जो बुलिश ट्रेंड होगा उसमें आपको सिर्फ अपने कंफर्म लो से गर्ज होनी चाहिए। हाई तो चेंज होता रहता है। हाई एक यहाँ पे लगा है, लो आपका यहीं पे खड़ा है। तो हाई जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आके फिर नया हाई लग जाएगा। तो हाई से आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपने अपना अपना जो कन्फर्म लो है बुलिश ट्रेंड में, आपने वो कन्फर्म लो फाइंड करना है कि आपका लो कौन-सा है। इसी तरह सेलिंग के ट्रेंड में आपने अपना हाई कन्फर्म रखना है कि आपका लास्ट हाई कौन-सा था। कन्फर्म हाई जब आपको पता होगा तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। एक सेलिंग के ट्रेंड में आपको लो का कन्फर्म करना ज़रूरी नहीं है। आपने सेलिंग के ट्रेंड में हाई को कंफर्म करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि बाइंग के ट्रेंड में आपको अपने कंफर्म लो का पता हो और सेलिंग के ट्रेंड में आपको अपने कंफर्म हाई का पता हो। तो यहाँ पे मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि कंफर्म लो आपको बाइंग के ट्रेंड में पता होना ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो आपका कंफर्म लो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब भी मार्केट इस एरिया में आएगी तो यहाँ पे आपने अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री प्लान करनी है। अगर इस लो को प्राइस ब्रेक कर देती है और नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर ये बाइंग का जो हमारा स्ट्रक्चर था या बाइंग का ट्रेंड था वो शिफ्ट होके सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हमने अपनी सेलिंग की एंट्रीज फाइंड करनी है। इसी तरह जो सेलिंग का ट्रेंड होगा उसमें अपना हाई जो हमारा होगा उसको हमने कंफर्म करना है। सेलिंग के ट्रेंड में लो से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना हाई कंफर्म रखना है। और वो क्यों रखना है कि लास्ट जो हमारा हाई होगा सेलिंग के ट्रेंड में कंफर्म हाई होगा, उस जगह से हमें दोबारा जब मार्केट इस एरिया में आएगी तो इसके यहाँ पे इस एरिया में यहाँ से हमें सेल की एंट्री मिलेगी। तो हमने यहाँ से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, तो यहाँ से अपनी हमने एंट्रीज प्लान करनी है। और दूसरी बात ये कि अगर इस हाई को ब्रेक करके प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हमारा जो सेलिंग का ट्रेंड था वो शिफ्ट हो जाएगा बाइंग में। तो इसके बाद हमने सेलिंग की एंट्रीज को देखना बंद कर देना है और हमने बाइंग की एंट्रीज को प्लान करना है। तो यहाँ तक आपको कंफर्म लोज या कंफर्म हाइज की जो अहमियत है वो वाज़ेह हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो लो होगा
वो कब कंफर्म होगा बाइंग के ट्रेंड में, और जो हमारा हाई होगा वो कब वैलिड और कंफर्म होगा। तो ये हमारा बाइंग का ट्रेंड है। तो ये जो मूव है ये इम्पल्स मूव है, ये रिट्रेसमेंट मूव है, ये इम्पल्स है, ये रिट्रेसमेंट है, और ये फिर इम्पल्स मूव है। तो ये जो रिट्रेसमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिट्रेसमेंट भी वैलिड होनी चाहिए। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी होती है, और जो फेक रिट्रेसमेंट है जिसको आप वैलिड नहीं कह सकते वो कौन सी होती है। तो कभी भी हमारा जो लो है बाइंग के ट्रेंड में वो हमें कंफर्म होना चाहिए। तो लो कंफर्म तब होता है कि जब मार्केट या प्राइस अपना जो पिछला हाई है उसको ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे हमारा ये वाला हाई था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी तो ये हमारा लो कंफर्म हो गया, वैलिड लो हो गया। तो मार्केट ने जब दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट ली और अपने इस हाई के ऊपर यहाँ पे जाके इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये जो हमारा लो है ये हमारा कंफर्म लो हो गया। ये तो एक सिंपल और सादा सिनेरियो था। अब मार्केट कुछ इस तरह मूव करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आप देखें कि हमारा ये लो है, ये लो है, या ये है, ये है, तो आप इसमें कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारा एक हाई था। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से आगे और कुछ भी नहीं है, ये हाई है। मार्केट ने ऐसे एक मूव लगाई है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, और उसके बाद इस हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। तो जब भी इस हाई के ऊपर क्लोज किया तो ये जो हमारा लो है ये हमारा कंफर्म लो बन गया। और ये लो हमारा कब कंफर्म हुआ, जब प्राइस इस जगह पे थी, क्योंकि इस हाई के ऊपर जब मार्केट ने क्लोज किया तो प्राइस अभी यहाँ पे थी। तो इस हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोज करेगी तो तब हमारा जो लो है वो शिफ्ट होगा आगे। तो जब प्राइस यहाँ पे नीचे आई, यानी प्राइस, मैं इसको मैं रेज कर देता हूँ, यानी प्राइस अगर आप यहाँ पे अभी आप अगर देखें तो प्राइस अपना इस हाई पे खड़ी है, ये हमारा रीसेंट हाई है, और ये हमारा कंफर्म जो लो है वो इस जगह पे है। अगर ये पॉइंट ब्रेक होगा तो तब हम कहेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो बाइंग से सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। या फिर इस हाई के ऊपर मार्केट ब्रेक करेगी तो तब हमारा जो लो होगा ये शिफ्ट हो जाएगा अगले लो की तरफ। तो अगला लो कौन सा होगा, यहाँ पे तो 1, 2 और 3 लो लगे हुए हैं। तो अगला हमारा जो सबसे डीप लो होगा वो हमारा नेक्स्ट लो होगा। तो अभी तक अगर आप देखें कि प्राइस इस हाई और इस कंफर्म लो के दरमियान मूव कर रही है, तो ये हमारा सारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। मेन स्ट्रक्चर ये है, ये हमारा हाई है, या तो प्राइस इस हाई के ऊपर ब्रेक करे तो हमारा जो ये लो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। और आगे कैसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे तो 3 लो हैं, तो सबसे जो हमारा डीप लो होगा वो हमारा नेक्स्ट लो होगा। तो यहाँ तक हमारा ये लो होगा, ये कंफर्म लो है, प्राइस इस एरिया में आए और यहाँ पे एंट्री दे और दोबारा ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि इस लो को मार्केट नीचे आके इसके नीचे क्लोजिंग दे दे कुछ इस तरह कि मार्केट नीचे आए और इस तरह क्लोजिंग दे दे। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेंड था वो सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इसके बाद हम अपनी सेलिंग की एंट्रीज प्लान करेंगे, और इसी तरह एक सेलिंग का ट्रेंड बना लेते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन वाला। तो ये हमारा सेलिंग का ट्रेंड है। इसमें जो हमारा वैलिड हाई है वो इस टाइम पे इस सिनेरियो के मुताबिक ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक हाई था और इससे नीचे मूव किया मार्केट ने, और एक ही हमारे पास ये लो था और मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और नीचे की तरफ मूव कर दिया और नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये जो हमारा रीसेंट लो था उससे नीचे जब भी मार्केट नीचे क्लोजिंग देगी तो हमारा जो पिछला हाई होगा वो हमारा कंफर्म हाई होगा सेलिंग के ट्रेंड में। यानी यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा आसान कर दूं सेलिंग का सिनेरियो भी। ये देखें, ये एक लो लगा और उसके बाद रिट्रेसमेंट की मूव लगी और इस लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो जब ये पिछला लो ब्रेक होगा, जैसे बाइंग के ट्रेंड में पिछला हाई ब्रेक होना ज़रूरी होता है तब जाके एक लो कंफर्म होता है, तो इसी तरह सेलिंग के ट्रेंड में पिछला लो जब भी ब्रेक होगा, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद, रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, रिट्रेसमेंट ली मार्केट ने और नीचे क्लोज कर दिया, तो हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा कंफर्म हाई, हमारा ये वैलिड हो गया, हमारा कंफर्म हो गया। तो प्राइस यहाँ पे जब थी तो ये हमारा हाई कंफर्म हो गया,
और उसके बाद दोबारा मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और इस लो के नीचे भी क्लोज कर दिया। तो इस लो के नीचे जब मार्केट ने क्लोज किया तो ये वाला हाई हमारा वैलिड हाई या कंफर्म हाई यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। तो ये सिनेरियो तो है सिंपल और आसान, लेकिन मार्केट जब इस तरह मूव कर रही होगी तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपका यहाँ पे सिर्फ इस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया और ये यहाँ तक आपका इस सिनेरियो में ये कंफर्म हाई है। अब ये कंफर्म हाई है और ये हमारा रीसेंट लो है और इस हाई और इस लो के दरमियान जो भी ड्रामेबाजी होगी ये मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। मेजर पॉइंट ये वाले दो पॉइंट हैं, या तो प्राइस इसके इक्वल आए और यहाँ पे आपको कोई सेलिंग की एंट्री प्रोवाइड कर दे, या फिर इस हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो तब हम बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ से एंट्री ले, ट्रेंड कंटिन्यू करे और यहाँ पे जब इस पॉइंट के नीचे मार्केट जब क्लोजिंग दे देगी तो हमारा जो ये वाला हाई था ये शिफ्ट हो जाएगा अपने अगले हाई की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक बाइंग के ट्रेंड में हमने अपना लो कंफर्म रखना होता है और सेलिंग के ट्रेंड में हमने अपना हाई कंफर्म रखना होता है, और एक वैलिड हाई या वैलिड लो कैसे होता है और कब वो कंफर्म होता है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाइंग का ट्रेंड है। तो इसमें हम फाइंड करते हैं कि कौन सा हमारा जो लो है वो वैलिड है और कौन सा लो हमारा फेक है या उसको हम वैलिड नहीं कह सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये हमारा लो, क्या हमारा ये लो वैलिड है? तो बिल्कुल हमारा ये लो वैलिड है। और वो क्यों वैलिड है कि जो हमारा रीसेंट जो हाई था, पिछला हाई था, आप ये समझें कि मार्केट इस टाइम पे इस जगह पे है। ये आगे वाली ये आप समझें कि ये यहाँ पे अभी मार्केट ने मूव नहीं किया। तो हमारे इस पॉइंट पे जब मार्केट थी, तो जब भी प्राइस ने नीचे मूव किया, तो ये हमारी होगी रिट्रेसमेंट की मूव। तो जब मार्केट ने इसके ऊपर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये जो हमारा लो था ये कंफर्म लो हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट ली और अगेन अपने लास्ट हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। तो ये जो हमारा लो था ये हमारा कंफर्म लो हो गया। पिछला लो ये था और अगला लो उसके बाद ये वाला बन जाएगा। तो अब आप देखें कि जो प्राइस है वो इस जगह पे खड़ी है। तो मार्केट ने नीचे लो लगाया, अगेन ऊपर मूव किया, अगेन लो लगाया, तो हमारे पास ये दो लो लग गए। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये आपका लो है, ये कंफर्म लो है, या ये कंफर्म लो है? या अगेन यहाँ पे मार्केट ने फिर लो लगाया, तो क्या ये कंफर्म लो है? तो ये हमारे जो लो हैं वो कंफर्म नहीं है। हमारा लो कब कंफर्म होगा? जब प्राइस अपने अपने लास्ट हाई था, जो आखिरी हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो तब हमारा जो पिछला लो था वो आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि प्राइस नीचे आई, तो जब ये सारे जो लो थे ये सारे हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर थे। यहाँ तक भी हमारा जो लो था वो कंफर्म नहीं हुआ, वैलिड नहीं हुआ। और ये वैलिड कब हुआ? जब प्राइस ने अपना लास्ट हाई इसके ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके ज़हन में आएगा कि जब यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दे देगी, तो ये तो बहुत सारे लो हैं, तो हमारा कौन सा लो जो होगा वो हमने कंफर्म लो के तौर पे मार्क करना है। तो इस जो स्विंग होगी, ये पूरी जो लेग होगी, तो इससे जो जितना भी डीप लो होगा वो आपका वैलिड लो होगा। तो यहाँ पे इस पूरी वेव में जो आपका डीप लो है वो ये वाला है, लेकिन ये लो अपने पिछले लो से ऊपर होगा या इसके बराबर भी हो सकता है। तो आपने ये देखना है कि जो सबसे डीप लो होगा ना वेव में, इस पूरी मूव में जो डीप लो होगा वो आपका कंफर्म लो होगा। तो यहाँ पे हमारा जो वैलिड और कंफर्म लो है वो इस जगह पे इस पॉइंट पे है। कब वैलिड हुआ? जब प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक करके पिछले हाई को ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है ना, आपने कोशिश करनी है कि इस हाई और इस लो के दरमियान फिबोनाची से आप 50% का लेवल ड्रा कर लें। तो जब भी 50% पे प्राइस आए, तो आप वहाँ पे अगर आपको कोई सेटअप मिले तो वहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान करें। और वो 50% तब भी वो ज़्यादा वैलिड सेटअप होगा या ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वो होगा
कि ये हमारा जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो रीसेंट हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। तो अगर आप मार्केट यहाँ से आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची का लेवल ड्रा करते हैं, यानी कि 50% का, तो 50% अगर आपका यहाँ पे बनता है और साथ में ब्रेकर ब्लॉक भी है, तो ये एक बहुत वैलिड सेटअप होता है। यहाँ पे अगर आपको बाइंग का सेटअप कोई एंट्री वगैरह मिल जाती है, कोई सेटअप बन जाता है, तो ये एक आपका बेहतरीन सेटअप हो सकता है। अगर यहाँ पे आपका सेटअप फेल हो जाता है, तो नेक्स्ट जो आपने अपनी बाइंग की एंट्री प्लान करनी है, वो आपने अपनी इस लो पे, कंफर्म लो पे, यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। तो यहाँ पे मार्केट अगर इस एरिया में आती है, यहाँ पे प्राइस आपको कोई सेटअप बना देती है, तो यहाँ से आप अपनी जो बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन वाली आपके लिए मैं सिचुएशन या कंडीशन यहाँ पे बना देता हूँ कि आपने सेलिंग में उसको कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सेलिंग का ट्रेंड है। तो यहाँ पे ये लो लगा और मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, अगेन उस पिछले लो को ब्रेक कर दिया। ये आगे आपने नहीं देखना, यहाँ पे ये मैंने वैसे ड्रा किया है, लेकिन आप एक-एक वेव को देखें जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे एक मूव लगी, लो बना, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और इस लो को यहाँ पे अगेन ब्रेक कर दिया। तो जब यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया था, तो ये जो पॉइंट था हमारा, ये वैलिड हाई बन गया या कंफर्म हाई बन गया हमारा। तो प्राइस तब तक इस जगह पे थी। मार्केट ने अगेन इसको रिट्रेसमेंट लिया और दोबारा इस लो के नीचे ब्रेक कर दिया। तो जब भी प्राइस ने यहाँ से ब्रेक किया, तो ये जो पॉइंट था, जब भी हमारा पिछला लो ब्रेक हुआ, तो हमारा ये पॉइंट कंफर्म हाई बन गया। तो इसके बाद अब हमारा ये जो हाई बन रहे हैं, तो ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप देखें कि प्राइस का जो कंफर्म हाई है वो इस पॉइंट पे है और कंफर्म जो रीसेंट लो है वो इस पॉइंट पे है। ये हाई है और ये लो है। इसके दरमियान जो भी हाई बनेंगे या लो बनेंगे, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमने जो एंट्रीज प्लान करनी है, वो इस जगह से दोबारा रिट्रेसमेंट ले और 50% पे आए। आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची का लेवल ड्रा कर लेना है और 50% का जो लेवल होगा, उस पे आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है और वहाँ पे भी आपको कोई सेटअप मिले तब आप एंट्री वहाँ पे अपनी प्लान करें। क्योंकि अगर आप नीचे बॉटम पे आके यहाँ पे अपनी एंट्री सेल की एंट्री लेंगे, तो ये हमारा कंफर्म हाई पड़ा है, तो प्राइस तो यहाँ तक आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि 50% से लें, तो इस हाई और इस लो के दरमियान जब रिट्रेसमेंट लेगी प्राइस, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा 50% का जोन होगा। और ये 50% और भी ज़्यादा अच्छा होगा अगर कुछ इस तरह सिनेरियो हो कि यहाँ से 50% की रिट्रेसमेंट भी हो और यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी हो। तो ये जो हमारी एंट्री होगी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, ये हमारी बेहतरीन एंट्री हो सकती है। और हमारा इससे भी जो बेहतरीन सेटअप है, वो ये होगा कि जो प्राइस है वो अपने वो कंफर्म हाई के पास आए और यहाँ पे इस एरिया में आए और इस एरिया से आपको एंट्री मिले, यहाँ पे आपको सेल का सेटअप मिले, तो यहाँ से आप अपनी एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंफर्म हाइज़ और कंफर्म लोज़ की समझ आ गई होगी और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गई होगी कि आपने जो अपनी एंट्रीज़ और ट्रेड्स प्लान करनी है, वो स्ट्रक्चर के किस एरिया में प्लान करनी है। नंबर 2 पे है कि वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होगी? वैलिड रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने सिनेरियो डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बाइंग का सिनेरियो है। तो यहाँ पे प्राइस ने ऊपर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर ऊपर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट ली और फिर ऊपर मूव किया। तो रिट्रेसमेंट के लिए आपने सबसे पहले इंडिपेंडेंट बार को फाइंड करना है कि हमारी जो इंडिपेंडेंट बार है उसका लो ब्रेक हो। तो रिट्रेसमेंट के लिए सबसे पहले हमने एक इंडिपेंडेंट बार को फाइंड करना है। तो ये जो हमारी बाइंग की लास्ट कैंडल होगी, वो हमारी इंडिपेंडेंट बार होगी। यानी कि बाइंग के ट्रेंड में जहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी, स्टार्ट होने से पहले जो हमारी लास्ट बुलिश कैंडल होगी बाइंग के ट्रेंड में, वो हमारी इंडिपेंडेंट बार होगी। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे देखें, आप देखें कि सिर्फ ये 3 कैंडल्स बनी है, यहाँ पे आगे वाली को छोड़ दें, तो यहाँ पे 3 कैंडल्स में हम ये हमारी जो लास्ट कैंडल होगी, ये हमारी इंडिपेंडेंट बार होगी, यानी कि पिछली बार से ऊपर वो क्लोज होगी।
तो ये हमारी इंडिपेंडेंट बार है। तो इसका लो ब्रेक होना ज़रूरी है और इसका लो ब्रेक ऐसे हो कि इसके नीचे क्लोजिंग ज़रूरी है। यानी कि जो नेक्स्ट सेलिंग की कैंडल होगी वो उसका लो इस तरह ब्रेक करे कि उसके नीचे क्लोजिंग दे दे। विक के साथ नहीं, बॉडी के साथ इस तरह स्ट्रॉन्ग उसके नीचे क्लोजिंग दे। तो ये मेरा अपना रूल है, मैं इसको ऐसे वैलिड मानता हूँ। अगर एक बंदा कहता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट बार है और यहाँ पे इसको आप विक के साथ भी इसने ब्रेक कर लिया तो आपकी जो रिट्रेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो हो सकता है कि उसके हिसाब से वो सही हो, मैं उसको गलत नहीं कहता, लेकिन जो मेरे रूल्स हैं उनके मुताबिक मैं रिट्रेसमेंट को उस टाइम वैलिड कहता हूं कि जिस टाइम एक इंडिपेंडेंट बार को नेक्स्ट कैंडल जो सेलिंग की कैंडल है वो इस इंडिपेंडेंट बार के नीचे क्लोजिंग दे दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट बार थी और नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया, उससे नेक्स्ट जो कैंडल थी उसने लो ब्रेक कर दिया। तो ये जो रिट्रेसमेंट होगी ये हमारी वैलिड हो जाएगी। इससे आगे बेशक जितना भी मार्केट रिट्रेसमेंट ले ले वो हमारी रिट्रेसमेंट वैलिड हो जाएगी। तो जब भी आपने देखा कि रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, ऊपर मूव किया, तो ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम अपना बाइंग के ट्रेंड में इसको अपना हम कंफर्म लो कह सकते हैं। तो इससे अगला जो सिनेरियो है ये हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट बार है, क्योंकि इसके पीछे जो बार है वो सारी इससे नीचे हैं। तो ये हमारी सबसे ऊपर की बार है अगर हम इस पॉइंट पे बात करें। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट बार थी और नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये जो हमारी रिट्रेसमेंट है ये यहीं से वैलिड हो गई और रिट्रेसमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट कैंडल अगेन थोड़ा नीचे आई और उसके बाद फिर उस हाई को ब्रेक कर दिया। तो पहले हमारा ये कंफर्म लो था, उससे अगला ये कंफर्म लो बन जाएगा। तो ये एक बाइंग के सिनेरियो में ये हमारी जो वैलिड रिट्रेसमेंट है वो उसका ये सिनेरियो है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि सेलिंग में वो कैसे नज़र आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल की 3 कैंडल्स बनी हैं। अगर आप पहले सिर्फ इन 3 कैंडल्स को देखें, आगे ना देखें, तो ये जो हमारी लास्ट वाली कैंडल है ये हमारी इंडिपेंडेंट बार है। तो इस इंडिपेंडेंट बार का हाई ब्रेक कर दिया अगली कैंडल ने। तो यहाँ पे इसने इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट हमारी वैलिड स्टार्ट हो गई है। तो इससे अगली जो कैंडल थी उसने भी अगेन क्लोज कर दिया। तो ये जितना भी ऊपर चली जाएगी ये रिट्रेसमेंट हमारी वैलिड हो जाएगी। जो भी इंडिपेंडेंट बार होगी उसका हाई ब्रेक होना ज़रूरी है सेलिंग के सिनेरियो में। तो यहाँ पे ये हाई ब्रेक हो गया और मार्केट ने अगेन नीचे इस लो को भी ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा कंफर्म हाई होगा सेलिंग के ट्रेंड में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सिनेरियो वैलिड रिट्रेसमेंट का समझ आ गया होगा। तो मैं थोड़ा और आपको कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन वो भी मैंने ड्रा की है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर मूव किया, फिर रिट्रेसमेंट ली, फिर ऊपर मूव किया, लेकिन ये हमारी वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। और वो क्यों नहीं है कि यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंट बार ये वाली थी, क्योंकि सारी कैंडल से ऊपर वाली कैंडल हमारी ये थी। तो ये हमारी एक इंडिपेंडेंट बार थी और इसका लो यहाँ पे नेक्स्ट 3 कैंडल ने रिट्रेसमेंट ली। इसमें कोई शक नहीं कि ये रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। और ये वैलिड क्यों नहीं है कि इस इंडिपेंडेंट बार का जो लो था उसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और फिर आगे कंटिन्यू कर दिया। तो ये रिट्रेसमेंट है, लेकिन ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। इसी तरह अगर सेलिंग के सिनेरियो में यहाँ पे आप देखें कि 3 सेलिंग की कैंडल्स बनी। यहाँ पे आगे आप ना देखें, आप इमेजिन करें कि प्राइस यहाँ पे इस थर्ड वाली कैंडल पे मूव कर रही है। तो मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। अब ये रिट्रेसमेंट तो है, लेकिन ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। और ये वैलिड क्यों नहीं है कि ये हमारी यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट बार थी ये थर्ड वाली थी और इस इंडिपेंडेंट बार को 2 कैंडल से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, लेकिन ये वैलिड रिट्रेसमेंट तब होती कि अगर इस इंडिपेंडेंट बार के जो हाई है इसको प्राइस ब्रेक कर देती और देन इसको कंटिन्यू करती। तो ये जो हमारी मूव होगी ये हमारी एक ही लेग है, इसको हम रिट्रेसमेंट नहीं कह सकते। यानी कि यहाँ पे अगर ये वैलिड रिट्रेसमेंट हो जाती तो ये जो हमारा पॉइंट था ये कंफर्म हाई हो जाता सेलिंग के सिनेरियो में। तो यहाँ पे हमारा कंफर्म हाई ये नहीं इसको कह सकते, क्योंकि इसने ये जो रिट्रेसमेंट थी ये रिट्रेसमेंट ही वैलिड नहीं थी। तो आगे जितने भी लो लगाते जाए तो ये हमारी रिट्रेसमेंट है, ये हमारी वैलिड नहीं होगी और ये हमारा कंफर्म हाई नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको
थोड़ा और अच्छे से समझ आ गई होगी। और यहाँ पे एक और सिनेरियो है, ये थोड़ा और कंफ्यूज करने वाला सिनेरियो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 बाय की कैंडल्स बनी। आप इमेजिन करें कि प्राइस इस जगह पे है। अब प्राइस ने इसका लो तो ब्रेक कर दिया लेकिन विक से किया, तो इसको रिट्रेसमेंट तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये वैलिड रिट्रेसमेंट तब होती कि इस विक के नीचे क्लोज हो जाती। तो प्राइस ने इसके नीचे एक और विक लगा दी, तो अगली जो हमारी कैंडल थी उसने इस हमारी इंडिपेंडेंट बार को बॉडी से क्लोज कर दिया, इस इंडिपेंडेंट बार के नीचे क्लोज कर दिया, लेकिन फिर भी ये वैलिड नहीं हुई, क्योंकि अब हमारा ये लो है जो इसके नीचे जब हमें प्राइस क्लोजिंग देगी तो हम कहेंगे कि हमारी जो रिट्रेसमेंट है वो वैलिड हो जाएगी। हमारी इंडिपेंडेंट बार ये है, इसको अगली कैंडल ने विक के साथ ब्रेक किया और उससे अगली कैंडल हमारी इंडिपेंडेंट बार को तो ब्रेक कर गई, लेकिन अगर यही सिनेरियो इस कैंडल में होता तो हम कहते कि रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। तो अब हमारा जो ये वाला पॉइंट है, इसके नीचे जब क्लोजिंग होगी तो अब हम कहेंगे कि हमारी रिट्रेसमेंट वैलिड हो गई है। तो अगली कैंडल ने फिर इसको विक के साथ ब्रेक कर दिया, तो रिट्रेसमेंट तो फिर मैं वही कहूँगा कि रिट्रेसमेंट तो कह सकते हैं आप इसको, लेकिन ये वैलिड नहीं है। तो अगला जो हमारा जो अब पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब इस विक के नीचे अगर प्राइस ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी इंडिपेंडेंट बार थी और यहाँ पे आके प्राइस ने इसको नीचे क्लोज कर दिया। तो आपने देखा कि जो है विक के साथ प्राइस क्लोजिंग करती आई और नेक्स्ट आगे ऊपर की तरफ मूव कर दिया, तो ये रिट्रेसमेंट हमारी वैलिड नहीं हुई। तो ये हमारी जब रिट्रेसमेंट ही वैलिड नहीं हुई, तो प्राइस पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे भी दे, तो ये हमारा जो पॉइंट है ये कंफर्म लो नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये हमारी वैलिड नहीं हुई। अब जो अगला सिनेरियो है वो कुछ इस तरह है कि ये अगेन बाइंग का सिनेरियो है। प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर एक विक लगाई और रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई। रिट्रेसमेंट हमारी जो स्टार्ट हुई, तो ये जो हमारी इंडिपेंडेंट बार है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो जब भी प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी तो ये रिट्रेसमेंट हमारी वैलिड हो गई। तो जैसे ही प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, तो अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हमारी लास्ट इस कैंडल की बॉडी थी, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे भी क्लोजिंग दे दी, तो ये हमारा जो लो है ये वैलिड हो गया। तो ये लो हमारा वैलिड नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ कि ये जो प्राइस ने ऊपर विक लगाई है, इस विक के ऊपर इस प्राइस का क्लोज करना इस तरह इसका क्लोज करना लाजमी है। तो यहाँ पे जब इस विक को क्लोज करेगी, बॉडी की क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है, जो लाजमी है वो विक के ऊपर क्लोजिंग है। तो जब भी ये विक के ऊपर क्लोज करेगी तब हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा कंफर्म लो बनेगा। तो जब भी इसके अंडर क्लोज होगी तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारी रिट्रेसमेंट तो वैलिड थी, लेकिन प्राइस ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये हमारा कंफर्म लो नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वैलिड रिट्रेसमेंट की समझ आ गई होगी कि एक वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है और जो फेक रिट्रेसमेंट होती है वो क्या होती है। नंबर 3 पे है कि विक और बॉडी क्लोजिंग। तो ये पॉइंट मैंने पॉइंट नंबर 2 में वैलिड रिट्रेसमेंट में ही कवर कर दिया है। तो मैं ज़रा अगेन रिपीट कर देता हूँ। तो बाइंग के ट्रेंड में या सेलिंग के ट्रेंड में जब भी किसी जगह पे विक लग जाती है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कि कैंडल के साथ विक है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अब इस कैंडल का ब्रेकआउट तब हम कंसिडर करेंगे कि वो इसके विक के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो ये हमारा जो है वैलिड ब्रेकआउट होगा या ये हमारा वैलिड क्लोजिंग होगी। यानी ये कैंडल अगर तो रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आए, तो इस कैंडल को इस विक के नीचे क्लोज करना लाजमी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बॉडी है, तो ये बॉडी को भी अगली कैंडल ने अगर क्लोज कर दिया, बॉडी के नीचे क्लोजिंग हो गई, तो ये हमारी जो है क्लोजिंग वैलिड हो गई। तो ये हमारी वैलिड क्लोजिंग या वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। हालांकि इसके जो लो पॉइंट था, इसका लो था, विक से वो ब्रेक हो गया है, लेकिन ये जो इसका जो एरिया है इस कैंडल का, ये यहाँ से इस विक से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक इस विक तक यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये इस कैंडल का पूरा एरिया है। या तो इसके अगर ऊपर क्लोजिंग करे मार्केट, जैसे इसने प्राइस ने यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो इस पूरे कैंडल के एरिया को विक के ऊपर क्लोज करना लाजमी है। तो जैसे आपने यहाँ देखा कि अगर इस विक के नीचे यहाँ ये क्लोज हो जाती, तो इसको हम कह सकते थे कि ये एक वैलिड
क्लोजिंग है या वैलिड ब्रेकआउट है, तो इस विक के नीचे लाजमी है इसका क्लोज होना। तो यहाँ पे इसने क्लोज नहीं किया, तो जब ये विक लग गई, तो अगर ये कैंडल इस विक के नीचे क्लोजिंग दे देती तो फिर भी हम कह सकते थे कि ये जो क्लोजिंग है ये परफेक्ट है। तो आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पे इसकी बॉडी थी और नेक्स्ट कैंडल ने इस बॉडी के नीचे क्लोज कर दिया। बॉडी से नहीं, हमने विक की क्लोजिंग को देखना है। तो हमारी यहाँ पे देखें अगर आप कि ये इस विक के नीचे तो क्लोज हो गया, लेकिन लास्ट में अब हमारी ये विक है। इस विक के बाद इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, इसकी वैल्यू स्टार्ट हो गई, तो अब हमने इस विक के नीचे क्लोजिंग देखनी है। तो इस विक के नीचे भी क्लोज नहीं हुई, विक लगा के प्राइस अगेन इसके अंदर क्लोज होगी। तो ये जो हमारी विक है, अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दो जो पॉइंट हैं ये बस ख़त्म हो गए हैं। अब हमारी ये जो पॉइंट है, इसके नीचे प्राइस अगर क्लोजिंग दे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये इसने वैलिड तरीके से इसको क्लोज कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने अगेन विक लगाई, तो विक के नीचे विक के साथ इसको ब्रेक करती आ रही है। अगर तो इस पूरी कैंडल को एक ही तरफ मतलब इंगल्फ करके या एक इस विक के नीचे क्लोजिंग जब भी देगी प्राइस, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा वैलिड ब्रेकआउट था। इसी तरह जब भी प्राइस ऊपर जाएगी, तो इस विक के ऊपर जब हमने देखना है कि क्लोजिंग तब होगी अगर विक के साथ यहाँ पे विक बन जाती और ये प्राइस ऊपर विक के साथ ब्रेक होती, तो फिर ये वैलिड ना होती। तो आपने हमेशा विक की जो क्लोजिंग है उसको देखना है। नेक्स्ट कैंडल पिछली कैंडल के विक के ऊपर या नीचे क्लोज करे। तो ये भी एक उसी तरह एक सिनेरियो था कि प्राइस ने ऊपर एक विक लगाई और नीचे आई, नीचे इसकी कोई विक नहीं थी, तो रिट्रेसमेंट हमारी वैलिड होगी क्योंकि इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग बन गई और नेक्स्ट कैंडल ने अगेन इसकी क्लोजिंग कर दी। तो जब भी ये इसके नीचे क्लोजिंग हुई, हमारी इंडिपेंडेंट बार के नीचे क्लोजिंग होती गई, तो यहाँ पे कोई विक नहीं थी। इसने भी इसको स्ट्रांगली क्लोज किया और इसने भी इसको स्ट्रांगली क्लोज किया। तो आगे हमारी ऊपर की तरफ मूव लगी, तो मूव तो ये ऊपर की तरफ लग गई, लेकिन ये वैलिड ब्रेकआउट तब होगा जब इस बॉडी के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी। इसकी बॉडी यहाँ पे थी, तो ये ऊपर तो क्लोजिंग हो गई, लेकिन हमारा जो ये पॉइंट है, हमारी इस कैंडल का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एरिया है। तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होगी, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारी एक परफेक्ट क्लोजिंग है या वैलिड ब्रेकआउट है। तो आपने हमेशा किसी भी जगह पे जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी क्लोजिंग इस तरह देखनी है कि इसके ऊपर या नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया है, कि वो जो क्लोजिंग है वो विक के ऊपर हो। हमारा अगला पॉइंट है कि चेंज ऑफ करैक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो चेंज ऑफ करैक्टर या मोमेंटम शिफ्ट ये दोनों सेम चीज़ें हैं, और चेंज ऑफ करैक्टर या मोमेंटम शिफ्ट तब होता है जब प्राइस अपने अनकंफर्म लो को ब्रेक कर दे। यानी ये हमारा एक बाइंग का ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप किसी भी जगह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो फॉर एग्जांपल इस हाई के पीछे हम नहीं जानते कि क्या हुआ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इस हाई के बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली और इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो जब ये ब्रेक हो गया, तो ये हमारी जो रिट्रेसमेंट की वेव थी, इसमें जो भी हमारे पास डीपेस्ट लो होगा वो हमारा कंफर्म लो होगा। तो इस जगह पे ये हमारा कंफर्म लो बन गया। तो जब ये कंफर्म लो बना, तो हमारी प्राइस उस टाइम इस जगह पे थी। उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली और इस हाई को भी इस जगह पे ब्रेक कर दिया। तो जब प्राइस इस जगह पे पहुंची, तो ये वाला हमारा कंफर्म लो जो है ये वैलिड हो गया, कंफर्म हो गया। इसी तरह जब ये रिट्रेसमेंट की वेव लगी और उसके बाद इस हाई को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो ये जो हमारा लो था ये हमारा कंफर्म लो बन गया। तो जब ये कंफर्म लो बना, तो हमारी प्राइस इस जगह पे थी। तो प्राइस ने इसके बाद इस हाई को ब्रेक नहीं किया और थोड़ा सा नीचे आने के बाद लो लगाने के बाद अगेन प्राइस ऊपर गई, लेकिन इस जगह को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और ये एक अनकंफर्म लो था और इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो जब भी प्राइस किसी अनकंफर्म लो को ब्रेक करेगी, तो इसे हम मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ करैक्टर कहेंगे। और चेंज ऑफ करैक्टर या मोमेंटम शिफ्ट के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस अपना जो कंफर्म लो है उसको भी ब्रेक कर दे। लेकिन चेंज ऑफ करैक्टर या मोमेंटम शिफ्ट जो ज़्यादा वैलिड होता है और जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर देगा, यानी कि अपना कंफर्म लो भी ब्रेक कर देगा, वो ज़्यादा वैलिड तब होता है जब वो इस जगह से लिक्विडिटी स्वीप करके आए। यानी इस हाई के बाद थोड़ा सा नीचे आए, लो लगाए और फिर ऊपर जाए,
और इस तरह रेंज बनाए या 2-3 इक्वल हाइज बनाए और यहाँ से विक लगा के यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे और उसके बाद ये जो लो है, जो अनकंफर्म लो है, इसको ब्रेक कर दे, तो वो वाला चेंज ऑफ करेक्टर या वो वाला मोमेंटम शिफ्ट जो लिक्विडिटी स्वीप के बाद होता है वो ज्यादा वैलिड होता है और ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्राइस है वो अपना कंफर्म लो भी ब्रेक कर दे। तो जब भी प्राइस अपना कंफर्म लो ब्रेक करेगी, यानी प्राइस ये इस टाइम पे हमारा ये वाला कंफर्म लो है, तो प्राइस अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम इसी तरह सेलिंग की ट्रेंड में हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से पीछे हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, तो आप किसी भी जगह को पकड़ लें, तो यहाँ से नीचे मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और उस लो को ब्रेक कर दिया। तो जब ये लो ब्रेक हो गया तो इस स्विंग में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा हमारा वो हमारा हाई होगा, तो ये हमारा कंफर्म हाई बन गया। तो जब ये कंफर्म हाई बना तो प्राइस इस जगह पे थी, तो प्राइस ने अगेन रिट्रेसमेंट ली और ये लो भी ब्रेक कर दिया। तो ये जब ये लो ब्रेक किया तो ये जो हमारा हाई था ये हमारा कंफर्म हाई बन गया। जब ये कंफर्म हाई बना तो प्राइस इस जगह पे थी। उसके बाद अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली और इस लो को भी ब्रेक कर दिया, इस वाले लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो जब प्राइस ने इस जगह पे इसको ब्रेक किया तो ये वाला जो हाई था ये हमारा कंफर्म हाई बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा कंफर्म हाई है वो इस पॉइंट पे है। तो इसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर मूव किया और प्राइस फिर अपने लो की तरफ आई, लेकिन इस दफ़ा लो ब्रेक करने के बजाय प्राइस ने अपना ये वाला जो अनकंफर्म हाई था इसको ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही प्राइस ने अपना अनकंफर्म हाई ब्रेक किया तो हमारा जो चेंज ऑफ करेक्टर है या मोमेंटम शिफ्ट है वो हो गया यहाँ पे। लेकिन ये चेंज ऑफ करेक्टर ज़्यादा वैलिड तब होता या इसकी ज़्यादा चांसेस तब होते कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दे, कि ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे पहले और फिर अपना चेंज ऑफ करेक्टर करे। तो ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर ज़्यादा वैलिड होता है और चांसेस होते हैं कि वो अपना कंफर्म हाई भी ब्रेक कर दे। तो जब प्राइस अपना कंफर्म हाई ब्रेक करेगी इस तरह, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी मैं अगेन अगर रिपीट करूं, बाइंग के ट्रेंड में जब भी हमारा अनकंफर्म लो ब्रेक होगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और सेलिंग की ट्रेंड में जब भी हमारा अनकंफर्म हाई ब्रेक होगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर या मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। और जब भी एक कंफर्म लो या कंफर्म हाई ब्रेक होता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। हमारा अगला पॉइंट है कि डीप पुल बैक क्या होता है। डीप पुल बैक कुछ इस तरह होता है कि ये दोनों ट्रेंड हमारे पास बाइंग के ट्रेंड हैं। ये हमारा M5 का ट्रेंड है, ये हमारा M15 का ट्रेंड है। तो ये हमारा M5 का ट्रेंड है, तो यहाँ पे ये हाई है, ये लो है, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये कंफर्म लो और ये फिर हाई लगाया और इस कंफर्म लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ब्रेक किया तो हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि जो हमारा ट्रेंड था वो बाइंग से सेलिंग में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से 50% की रिट्रेसमेंट पे हमारी एंट्री बनती है और यहाँ से आप सेलिंग की एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि M5 में अगर ट्रेंड बाइंग से सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसका क्या मतलब है कि M15, M30, H1, H4 और डे 1 और सारे जो टाइम फ्रेम्स हैं वो सेलिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता कि M5 का ट्रेंड सेलिंग में शिफ्ट हुआ तो सब कुछ सेलिंग में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो आपका M5 का सेलिंग में ट्रेंड शिफ्ट हुआ है तो आपने उसको कब तक सेलिंग में देखना है। तो आपने अगर M5 में सेलिंग में ट्रेंड शिफ्ट हुआ है तो उसको आपने M15 तक देखना है। उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो M15 तक आएगा। तो जब वो M15 तक आएगा तो ये हमारा एक डीप पुल बैक होगा। फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेंड था ये M5 का ट्रेंड है, तो इसके जो स्ट्रक्चर लेवल्स हैं ये छोटे हैं। तो M15 के ट्रेंड के स्ट्रक्चर्स लेवल्स बड़े होंगे। जैसे जैसे हायर टाइम फ्रेम्स होंगे उनके जो स्ट्रक्चर लेवल्स हैं वो बड़े होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर रिट्रेसमेंट आए तो H1 या H4 के लेवल्स तक आती है और दोबारा वहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। और जो डेली का टाइम फ्रेम है उसमें स्ट्रक्चर या ट्रेंड शिफ्ट होते होते 6 माह या 8 माह या सालों साल तक लग जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारा जो डीप पुल बैक है वो क्या होता है। तो ये हमारा M5 का एक ट्रेंड था जो यहाँ पे आके लो ब्रेक हुआ तो सेलिंग में शिफ्ट हो गया। तो ये जो सारा काम है ना ये M15 के हो सकता है कि इस पॉइंट तक हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल
प्राइस ने इतना मूव किया होगा। यहाँ पे जो M5 में सेलिंग में शिफ्ट हुआ ट्रेंड, तो ये सारा काम M15 में इतनी सी जगह पे हुआ होगा। तो यहाँ पे जो हमारा कंफर्म लो है वो इस पॉइंट पे है। तो प्राइस जैसे ही इस पॉइंट तक आएगी तो ये हमारा एक डीप पुल बैक होगा। और जब भी कभी M5 में ट्रेंड शिफ्ट हो तो आपने उसको M15 तक देखना है, और M15 को आपने M30 तक देखना है, M30 को आपने H1 तक देखना है, H1 को आपने H4 तक देखना है, H4 को आपने डेली तक देखना है, और डेली को आपने मंथली तक देखना है। तो जब भी ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग से सेलिंग में आएगा तो आपने जो उससे बड़ा टाइम फ्रेम होगा उस तक उसको सेलिंग देखना है। और अगर वो भी ट्रेंड सेलिंग में शिफ्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप M5 में सेलिंग देख रहे थे तो M5 की सेलिंग आपने M15 तक देखनी है, और अगर M15 भी सेलिंग में शिफ्ट हो जाता है तो आपने M15 की सेलिंग को M30 के लेवल्स तक देखना है। तो ये जो चीज़ है ये हमारी डीप पुल बैक होगी। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है ट्रेंड अलाइनमेंट। यानी कि ट्रेंड अलाइनमेंट क्या है और ट्रेंड को अलाइन करते हुए आपने अपनी एंट्री कैसे प्लान करनी है। तो ट्रेंड की अलाइनमेंट कुछ इस तरह होगी कि सेम ये भी वही सिनेरियो है कि ये M5 का ट्रेंड था, और जब ये सेलिंग में शिफ्ट हुआ तो ये सारा काम यहाँ पे हो रहा था। तो आपको ये पता है कि हमारा जो M30 और M15 ये तो ऑलरेडी बाइंग में है, तो क्या हम इस जगह से बाइंग कर लें? तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी सी मूव है, तो अपने ये कंफर्म लेवल तक आते आते आपको तो उड़ा देगा। यानी हम ये जानते हैं कि हमारा जो M15 है और M30 है ये बाइंग में है, तो इसको हम बाय टॉप से तो नहीं कर सकते, तो हमने इसको बॉटम से बाय करना है। तो ये हमारा M15 का ट्रेंड है जो कि बाइंग में है। तो जब इस तरह ये सेलिंग में शिफ्ट होगा तो तब तक ये यहाँ तक पहुँचा होगा। लेकिन M15 में जो हमारा कंफर्म लो है वो ये वाला है। तो ये हमारा लेवल है बाइंग के लिए। तो जब प्राइस नीचे आएगी, थोड़ा इस तरह आएगी, तो जैसे ही नीचे आएगी तो ये जो M5 का ट्रेंड होगा ये ऑलरेडी सेलिंग में आ रहा होगा। तो जैसे ही आपके जोन में इधर पहुंचेगी प्राइस तो ये आपका M15 का लेवल होगा। यहाँ पे M5 में प्राइस सबसे पहले अपना मोमेंटम शिफ्ट करेगी या चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, और चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जो M15 का ट्रेंड था वो ऑलरेडी बाइंग में था, और M5 का ट्रेंड जो कि सेलिंग में था यहाँ पे आके वो भी बाइंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे M15 और M5 दोनों ट्रेंड अलाइन हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में जो कि बाइंग होगी। तो यहाँ से आप अपनी बेहतरीन किस्म की बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कंफर्मेशन जैसे वॉल्यूम की कंफर्मेशन या आपकी कोई भी स्ट्रेटजी या आपको कोई साइन मिल जाए तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होके अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर ये देखें, इसको आप एज्यूम करें कि ये आपका M30 का ट्रेंड है और ये आपका M15 का ट्रेंड है। तो जब ये M15 नीचे आ रहा होगा तो M30 आपका यहाँ तक पहुँचा होगा। तो M30 में आपका जो लेवल है वो ये वाला है, आपका जो कंफर्म लो है वो इस पॉइंट पे है। तो जैसे ही आपका 15 यहाँ पे पहुँचेगा और M15 में जो आपका सेलिंग का ट्रेंड आ रहा होगा वो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होगा और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और आपका M15 का जो ट्रेंड है होगा वो भी बाइंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो M30 आपका ऑलरेडी बाइंग में था और आपका M15 भी इस पॉइंट पे आके जब बाइंग में शिफ्ट होगा तो आपके जो दोनों ट्रेंड हैं वो अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आपको एंट्री मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन एंट्री होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेंड की अलाइनमेंट के साथ अपनी एंट्रीज प्लान करने की भी समझ आ गई होगी, और आपको ये 6 के 6 पूरे जो पॉइंट्स थे वो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम इनबॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।